हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ग्रोथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आने वाली नई शिक्षा नीति के बारे में बताने वाला हूं। शिक्षा नीति में हुए कौन कौन से बदलाव और उसके महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं। साथ ही नई शिक्षा नीति से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और शिक्षा नीति में हुए कौन कौन से बदलाव के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन इससे भी बनने वाले हैं। और तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया गया है वो 34 वर्ष बाद, कब 34 वर्ष बाद परिवर्तन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि ये शिक्षा नीति कब तक लागू की जाएगी, बहुत से बच्चों के मन में सवाल है ये। तो ये शिक्षा नीति 2022 तक लागू कर दी जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से इसको डिले कर दिया गया है। दूसरा जो उसका पॉइंट है महत्वपूर्ण कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि पहले इसका नाम था, वो बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, जो कि बहुत सरल हो गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो इसका नाम आपको बहुत मेन याद रखना है दोस्तों कि इसका नाम जो बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। 12वीं तक की पढ़ाई जिसे 10+2 में बांटा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी वाली शिक्षा नीति थी, मतलब जो अभी भी चल रही है, उसमें 10+2 के फॉर्मेट में बांटा गया था पहले। लेकिन अब इसको बदल कर क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 के फॉर्मेट में इसको बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें। फाउंडेशन स्टेज, इसके अंदर क्या क्या आएगा, पहले 5 वर्ष की पढ़ाई, मतलब कि जो 3 साल के बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाएगा, उसके 5 वर्ष बाद, उसके 5 वहाँ से 5 वर्ष लगाएंगे। तो पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई है वो फाउंडेशन स्टेज में रहेगी। साथ ही इसमें खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई की जाएगी, मतलब कि खेलकूद और अन्य गतिविधियों के साथ पढ़ाई कराई जाएगी बच्चों को। अब बच्चों पर बोझ नहीं डाला जाएगा। साथ ही इसमें जो बच्चों को है वो भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, भविष्य के लिए, हाँ जी हाँ, भविष्य के लिए इसमें बच्चों को तैयार किया जाएगा। तो ये जो स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज होगी, फाउंडेशन स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज पर। सेकंड जो हमारी स्टेज है वो है मिडिल स्टेज। जो इसमें परिवर्तन किया गया है, इसमें कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो कि उनकी इसके अंतर्गत जो बच्चों का रेगुलर पाठ्यक्रम निश्चित तय किया गया पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। ठीक है फ्रेंड, तीसरी जो स्टेज है वो है लास्ट स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाएगी। इस लास्ट स्टेज में छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कि इस स्टेज में कौन कौन से छात्र आएंगे, 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र आएंगे। और इसमें छात्र की जो विश्लेषण क्षमता है, सोचने की क्षमता, मतलब रटने की जो क्षमता है, उसको खत्म करके विश्लेषण क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उनका जो लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उसका प्रेरित किया जाएगा बच्चों को, और उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। तो इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु है कि विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा या छात्रों को प्रेरित किया जाएगा। ये लास्ट स्टेज के अंदर है। और ये जो बच्चा कक्षा के होंगे वो होंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षा के बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मनपसंद विषय पढ़ने की छूट। हमारा जो टॉपिक है वो है मनपसंद विषय पढ़ने की छूट। अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि अपने मनपसंद विषय पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो 3 स्टेज में इसको बांटा जाता था, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, पर अब इस फॉर्मेट को बदल कर ये कर दिया कि जो आर्ट्स का छात्र है वो बायोलॉजी पढ़ सकता है। पहले क्या होता था कि साइंस का छात्र ही बायोलॉजी पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको चेंज कर बच्चों की मनपसंद विषय पढ़ने की छूट दी गई है। तो जो आर्ट्स का बच्चा है वो बायोलॉजी पढ़ सकता है, और साइंस का बच्चा अगर उसको हिस्ट्री में रुचि है तो वो हिस्ट्री ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शिक्षा नीति में हुए कुछ बदलाव हैं, तो आपको इनको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजीकरण समाप्त, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंग्रेजीकरण समाप्त।
दोस्तों पहले क्या होता था, बच्चों को शुरू से ही प्राइवेट स्कूल में डाल दिया था कि अंग्रेजी पर जोर डाल देते थे, बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी और 5वीं तक उनको उनकी मातृभाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि 5वीं तक बच्चों को क्या पढ़ाई जाएगी, अपनी उनकी मातृभाषा जैसे तमिल, मराठी, बंगाली, हिंदी आदि में पढ़ाया जाएगा। जो भी बच्चों की जो मराठी है, जो अगर आप अपने बच्चों को मराठी स्कूल में डालना चाहते हैं तो मराठी में डालें, बंगाली में डालें बंगाली, हिंदी तो हिंदी, अपनी मातृभाषा जो भी आपकी मातृभाषा है आप 5वीं तक अपने बच्चों को उस भाषा में पढ़ा सकते हैं। सरकार का ये उद्देश्य है कि ये मातृभाषा में पढ़ाने का सरकार का ये उद्देश्य है कि इसमें बच्चों का जो बेस है वो पूरी तरह से तैयार किया जाए। इसलिए इसमें दोस्तों अंग्रेजीकरण को समाप्त करने की वो नीति बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, छात्र आप कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग। अब विदेशों की तरह भी भारत के जो बच्चे हैं वो छात्र हैं वो कंप्यूटर सीखेंगे। कौन सी क्लास से? 6ठी कक्षा से ही कंप्यूटर कोडिंग सीखना शुरू कर देंगे। अब वो भी ऐप बनाना, अन्य तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं वो कर सकते हैं कक्षा 6ठी से। साथ ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा। इंटर्नशिप अगर छात्र को उस विषय को लेकर रुचि है तो उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे किसी छात्र को सॉफ्टवेयर में रुचि है तो वह अपने स्कूल के माध्यम से किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप प्राप्त कर सकता है और वो आगे उसे सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो इंटर्नशिप को मौका दिया जाएगा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी छात्रों को कक्षा 6ठी से ही। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़। सेमेस्टर सिस्टम, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं आप उनको सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा की जाएगी। मतलब कि हर 6 महीने में एक परीक्षा ली जाएगी और दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाया गया, आपको इस बहुत ध्यान रखना है। इसमें क्या है, जो हर साल पहले क्या होता था कि हर साल परीक्षा होती थी, पर अब इसको बदल कर नई शिक्षा नीति में 6 महीने में एक बार परीक्षा ली जाएगी। इससे बच्चों में ये होगा कि अब बच्चों को पूरी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि पूरी साल में एक बार। अब हर बच्चों को हर 6 महीने में एक परीक्षा ली जाएगी उनकी, और उन दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर ही रिजल्ट को उनके तैयार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, पढ़ते हैं रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड जो है वो छात्रों का 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है, जो इसमें छात्र है वो खुद को अंक दे सकते हैं और इसमें जो छात्र का अनुशासन देखा जाएगा, उसी के आधार पर रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया जाएगा। इसलिए इसका रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर छात्रों का तैयार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं कि नई शिक्षा नीति में और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। कॉलेज एडमिशन हुआ आसान। जी दोस्तों, आपको जो कॉलेज में आने वाले छात्र हैं उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या नई शिक्षा नीति में क्या फ़ायदा है। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सी, जिसे शॉर्ट में CAT देना होगा। मान लो जिन बच्चों के 12वीं में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, अपने मनपसंद कॉलेज जो कट ऑफ के आधार पर वो नहीं प्राप्त कर पाते, तो वो बच्चे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को देकर उन बच्चों के CAT में आने वाले नंबर और 12वीं के नंबर को जोड़कर वो छात्र अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही आसान है ये। अब आपको सबसे मेन बिंदु जो इसका ये है कि CAT की फुल फॉर्म, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के लिए क्या बदलाव हुए हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब पढ़ाई को 3 और 4 वर्षों में बांटा जाएगा। तो फ्रेंड, पहले ही जो शिक्षा नीति उसमें 3 वर्ष की पढ़ाई, 3 वर्ष की ग्रेजुएशन हुआ करती थी, लेकिन अब इसको 3 और 4 वर्ष में बांटा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई छात्र 1 साल में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई छात्र 2 साल में पढ़ाई को छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। मान लो अगर कोई बच्चा 3 साल में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री दी जाएगी। अगर कोई छात्र पूरे 4 साल पढ़ाई करता है तो उसको रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी और उसको आसानी से जॉब मिल सकती है।
आगे बढ़ते हैं। अब स्कूलों के छात्रों के साथ साथ कॉलेजों के छात्र भी अलग अलग विषय ले सकेंगे। मतलब कि स्कूलों के छात्रों के लिए ही नहीं है मनपसंद विषय पढ़ना, अब कॉलेज के छात्र भी अपने अलग अलग विषय ले सकते हैं। सबसे मेन बात ये जो व्यवस्था है वो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी। इसका मतलब है कि इसमें जो छात्र है वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं और अपनी मर्जी से बाहर भी जा सकते हैं। उसी के आधार पर ये बनाई गई है व्यवस्था कि 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा, 3 साल में छोड़ी तो बैचलर डिग्री और 1 साल में छोड़ी तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस व्यवस्था का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था होने वाली। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये हमारा टॉपिक है सबसे मेन। इसमें बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है वो आपको पता होना चाहिए कि नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है, इसमें आप ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। मतलब कि अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर अलग अलग तरह के कोर्स करना चाहता है तो वो आप कर पाएंगे, एक से ज़्यादा कोर्स कर पाएंगे। इसके लिए ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तैयार किया गया है। तो जो कोर्स पूरा होगा, जब बच्चों का जब जो एक से ज़्यादा कोर्स किया जाएगा, अगर वो जो भी आपका पूरा कोर्स होगा उसके जो अंक हैं वो क्रेडिट बैंक में, किसमें, क्रेडिट बैंक में जमा किए जाएंगे। उसमें वो बैंक जमा होते रहेंगे, उस बैंक में आपके क्रेडिट जो अंक है वो जमा होते रहेंगे और आखिरी में जब आपको डिग्री मिलेगी तो आपके आखिरी की डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को जोड़ा जाएगा। जो आपके जो क्रेडिट अंक होंगे, जो भी आपके नंबर होंगे, वो आखिरी की डिग्री में आपके कोर्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। और ये जो व्यवस्था होगी ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था होगी। जी हाँ, पूरी ऑनलाइन व्यवस्था ये की जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिर्फ ऑनलाइन ही खोला जाएगा बच्चों के लिए। इससे बच्चों के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं क्योंकि इसमें बच्चे एक से ज़्यादा कोर्स करने पाएंगे, उन्हें आगे करने की छूट है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातें जो बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे कि स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब कि जोर दिया जाएगा। और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पर जोर दिया जाएगा और कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं वो ये हैं कि संगीत, कला, साहित्य पे जो बच्चों के लिए वो पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स ह्यूमैनिटी पर जोर दिया जाएगा और संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा आने वाली नई शिक्षा नीति में, स्कूल और कॉलेज दोनों में। ठीक है फ्रेंड, आगे सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, स्कूल कॉलेज फीस जो पेरेंट्सों को लेकर जो छात्र के जो पेरेंट्स हैं उन्हें जो लेकर दिक्कत होती है ना फीस को लेकर, उसके लिए नीति बनाई गई है। अब पेरेंट्सों को कोई दिक्कत नहीं होगी अपने छात्रों के स्कूल कॉलेज को फीस के लेकर कि ये प्राइवेट स्कूल हमारा 10,000 फीस मांग रहा है और वो इतने फीस मांग रहे हैं। वो सारी दिक्कतें खत्म कर दी गई शिक्षा नीति के अंदर। फीस को लेकर नए नियम निर्धारित किए जाएंगे। हाँ, नए नियम निर्धारित किए जाएंगे और साथ ही निश्चित फीस से ज़्यादा कोई आपसे फीस नहीं ले पाएगा, या वो स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी में इसको लागू किया जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको मैंने बताए वो आपको पता होने चाहिए और आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन इससे ही बनने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट किए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से उनको रट लें, आपको ध्यान रख लें, समझ लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स।